Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to series of business management. And in this part, we are going to cover next topic. So इससे पहले वाले parts अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इसे जरूर चेकआउट करेंगे। आज हम नेक्स्ट पार्ट के साथ मूव ऑन करने वाले हैं। ओके गाइस, सो मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है आपका कॉमर्स ग्रुप SW20। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो नाउ गाइस, आज इस मोटिवेशन थ्योरी को लेकर डिस्कस करेंगे, वो है ओकी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इससे पहले हम लोगों ने मैस्लो की थ्योरी हो गई, हर्ट्सबर्ग की थ्योरी हो गई, ठीक है, और एमसी ग्रॉगर की थ्योरी जो होगी वो हमने डिस्कस कर ली। आज हम ओकी की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन को मूव ऑन करेंगे। तो विलियम जी ओकी, अ मैनेजमेंट थ्योरिस्टिक, प्रपोज द थ्योरी जेड ऑफ मोटिवेशन। इन्होंने थ्योरी जेड दी है मोटिवेशन की। हमने कल एक्स वाई ग्रॉगर की पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे कि इन्होंने जेड थ्योरी आई है मोटिवेशन की, जो किसने दी है? ओकी ने। ओकी थ्योरी कंबाइंस द एलिमेंट ऑफ जापानीज एंड अमेरिकन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस with a focus on creating a workplace that value a long term employment एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट। ठीक है, तो मतलब कि ये जो थ्योरी है आपकी, उसमें इन्होंने दो एलिमेंट कंबाइन किए हैं। एक करे हैं अमेरिकन और जापानीज मैनेजमेंट, मतलब जहां पे जैसे इनका मैनेजमेंट होता है उसकी कुछ चीजों को ला के इन्होंने ये थ्योरी जो है वो बनाई है, जो किस चीज पे फोकस करती है? एक ऐसा वर्क प्लेस क्रिएट करने में जो किन किन चीजों की वैल्यू करेगी। पहले करेगी कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट हो जो लॉन्ग टर्म हो, मतलब लंबे समय तक का एम्प्लॉयमेंट हो। ऐसा ना हो कि आपने बस एम्प्लॉय को हायर किया और बस आपको बस संबंध इसी तक बनाने हैं कि भाई मेरा फायदा हो जाए और तुम जॉब अगर छोड़ना चाहते हो छोड़ो। ऐसा नहीं है, आप लॉन्ग टर्म सोचोगे कि वो एम्प्लॉय मेरे ऑर्गेनाइजेशन से अगर आज जुड़ा है तो वो आने वाले 25 30 या 40 50 साल, जितने साल भी वो काम कर रहा है वो मेरे साथ ही काम करे। ठीक है, एम्प्लॉय के इन्वॉल्वमेंट पे आप फोकस करने की, वैल्यू पे फोकस करते हो और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी बिल्ड करने की कोशिश करते हो। तो ये मैकडॉगल का ही, जो डॉगल्स ग्रॉगर का ही थ्योरी वाई है, उसका ही एक्सटेंशन है जो इन्होंने दिया है, दैट इज थ्योरी जेड। तो क्या फीचर्स हैं इसके? पहला है लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट। लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या कहता है कि थ्योरी जेड एम्फेसिस द इंपॉर्टेंस ऑफ लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयज एंड ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट के बारे में थ्योरी जेड जो है फोकस करती है कि ऐसा एम्प्लॉयमेंट का रिलेशन होना चाहिए जो लॉन्ग टर्म हो एम्प्लॉयज और ऑर्गेनाइजेशन के बीच में। मतलब कि आप एम्प्लॉयज में इन्वेस्ट करो एंड प्रोवाइड करो उनको जॉब सिक्योरिटी, लीडिंग टू इंक्रीज लॉयल्टी इन कंपनी। भाई अगर आप उसको लॉन्ग टर्म का एम्प्लॉयमेंट देते हो ना, आप उसको जॉब सिक्योरिटी देते हो ना, तो फिर वो डेडिकेटेड होकर काम करेगा। उसको लगेगा कि यही तो काम करना है, यही तो चीज़ है जहाँ से मुझे अपने आप को बिल्ड करना है, यही तो चीज़ है जहाँ पे मैं लगा रहूंगा। तो क्यों ना मैं शिद्दत से काम करूँ कि भाई यहाँ पे ही काम करना है, तो मैं अच्छी पोस्ट पे आ जाऊँ, मेरा प्रमोशन हो जाए समय के साथ। तो लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट आपको देना है, उसको एक सिक्योरिटी दो। सिक्योरिटी के साथ इंसान काम टेंशन में नहीं करता कि कल को मुझे फिर भाग के उड़नी है कोई नई नौकरी। तो वो है कंसेंट। नेक्स्ट है आपका कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग। कंसेंशुअल डिसीजन मेकिंग क्या है कि इन थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेकिंग इज पार्टिसिपेटिव एंड कंसेंशुअल। मतलब कि डिसीजन मेकिंग कैसी होनी चाहिए? पार्टिसिपेटिव होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप डिसीजन ले लिया लोगों पे थोप दिया, नहीं, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व करो, उनसे पूछो, उनको राय लो कि डिसीजन कैसे लेनी है। ठीक है, उस तरीके से आपको डिसीजन लेना, ना कि टॉप लेवल ने ले लिया और बाकी लोगों पे क्या किया, उसे थोप दिया। तो ये होना चाहिए। ठीक है, ये एक चीज एलिमेंट इन्होंने कहा, ये फीचर है इसका। नेक्स्ट है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओकी proposed that theory Z organization foster a sense of collective responsibility of employees. This involves a strong commitment to the organization goals and values, with employee viewing themselves as a part of larger community. मतलब कोई भी चीज है, जिम्मेदारी आप सब लोग लोगे। ऐसा नहीं किसी एक पे थोपी है, सब लोग जिम्मेदार हो। कोई गोल है, कोई चीज है जो अचीव करना है, उसके लिए सब लोग जिम्मेदार हैं, सब लोग एफर्ट्स करेंगे उस गोल को अचीव करने के लिए। तो ये चीज उन्होंने एक व्यू रखा। नेक्स्ट इज हॉलिस्टिक कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज। हॉलिस्टिक मतलब कि ओवरऑल आपका एम्प्लॉय का क्या करना है, डेवलपमेंट करना है, उसके लिए आप ओवरऑल कंसर्न। ऐसा नहीं बस एक ही चीज पे फोकस करना है, सब कुछ, उसका पर्सनल, उसका प्रोफेशनल, उसकी हर चीज को आपको बेटर बनाने की कोशिश करनी है। उसको पर्सनल डेवलपमेंट देना है, उसको फाइनेंशियल मतलब कोई पर्सनल दिक्कत उसमें भी आपको उसको गाइड करना है, ट्रेनिंग देना है, वर्किंग इन्वायरमेंट अच्छा देना है। तो उसके पूरे ओवरऑल डेवलपमेंट पे आप की नजर होनी चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई वो मेरे यहाँ काम कर रहा है तो बस मैं सिर्फ काम वाली बातें पे ही ध्यान दूंगा, उसके घर में कोई मसला चला तो मेरा उससे लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। ओके emphasize the importance of improving the quality of work life for employees.
This involve creating a positive and enriching working environment that contribute employees overall well-being। मतलब कि आपको जो भी वर्क लाइफ है, ठीक है, उसको एम्प्लॉयज की क्या करना है, इंप्रूव करने पे ध्यान देना है, मतलब उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने पे आपको ध्यान देना है कि एक एम्प्लॉय को एक उसका पॉजिटिव और उसको ऐसा वर्क इन्वायरमेंट दो जो बहुत ही इनरिच हो, ताकि वो अच्छे से काम कर पाए अपनी लाइफ में भी। और उसको जैसे काम में यही होता है भाई, काम में अगर आप उसको अच्छी इन्वायरमेंट देते हो, उसको अच्छी फैसिलिटीज देते हो, उसको सेफ्टी देते हो, तो भाई उसमें वो अच्छे से काम कर पाएगा। इन्वायरमेंट नेगेटिव होगा, टॉक्सिक होगा, तो वहां पे एम्प्लॉय सेटिस्फाइड नहीं रहेगा। तो ये चीज होनी चाहिए। प्रमोशन फ्रॉम विद इन, थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन टेंड्स टू प्रमोट फ्रॉम विद इन, प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एम्प्लॉयज टू एडवांस इन देयर करियर बेस्ड ऑन देयर स्किल, एक्सपीरियंस एंड कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। मतलब उनके वो प्रमोशन आपको करना है, ठीक है, एम्प्लॉयज को उनके करियर में हेल्प करनी है, उनको स्किल, उनको एक्सपीरियंस, उनको ये सारी चीजें आपको देनी है ताकि वो प्रमोट हो पाए, उनको आप प्रमोशन दे पाओ, उनको काबिल है तो उनको ऑर्गेनाइजेशन में और इन्वॉल्व करो, ठीक है, प्रमोशन दो उनको, और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन से क्या हो, जुड़ पाए और अच्छे से। Okay, next is implicit control. Rather than relying on strict explicit control mechanism, theory Z organization promote implicit control. This means fostering a culture of shared values and norms that guide employee behavior without the need for constant monitoring. मतलब कि आपको ऐसा कंट्रोल नहीं रखना है कि आप बस उनको देख रहे हो कि भाई वो काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सुपरवाइजर जो है वो सुपरवाइज कर रहा है, नहीं, वो कहता है कि आप इम्प्लिसिट कंट्रोल रहो, मतलब कि एम्प्लॉय खुद ही ऐसा हो कि वो अपनी चीजों को खुद अच्छे से करे, उसको किसी की जरूरत नहीं कि वो उसके पे नजर रखे तो ही वो अच्छा काम कर पा रहा है, कॉन्स्टेंट आप उस पर नजर रखे हुए हो, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि वो उसके अंदर इतनी वैल्यूज हो, ऐसे नॉर्म्स हैं कि वो एम्प्लॉय खुद ही अपने बिहेवियर को गाइड करके काम कर रहा है। लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट आप दें, बिल्डिंग ऑन जापानीज कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ टाइम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी जेड ऑर्गेनाइजेशन वैल्यू स्टेबिलिटी इन एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। भाई वही चीज है कि आपको उसको एम्प्लॉयमेंट में स्टेबिलिटी देनी है, ऐसा ना हो कि कल को उसको जॉब छिन जाने का एक फियर रहे, ठीक, उसको भरोसा ना हो कि भाई हो सकता है कल आने में, कल के वक्त ये मुझे निकाल दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि बहुत लोग को होता है यार कि उनको अगर ये जॉब का फियर होता है ना कि कल को छूट जाएगी, तो फिर वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते, फिर वो दूसरा कहीं ना कहीं अप्लाई कर रहे होते हैं ताकि यहाँ नहीं तो वहां पे मैं कल को जाती है तो वहां मैं कर लूंगा, तो वहां पे आपके यहाँ वो डेडिकेटेडली कमिटेड कमिटेड होकर काम नहीं कर पाएंगे। तो ये थी ओकी की चीजें जो उन्होंने बताई कि एक चीज, ये सब चीजें आपको एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को देनी चाहिए जिससे वो मोटिवेटेड रहेगा, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे समझी है, तो आई होप आप समझ पाए हैं। स्टिल कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने फ्रेंड के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू।